हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 3 BFUHS स्पेशल इंपॉर्टेंट MCQs। 2 पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। मैं रोज़ दोपहर को 3 बजे BFUHS की स्पेशल इंपॉर्टेंट MCQ क्लास पे वीडियो डालती हूँ। तो ये मोस्ट रिपीटेड और प्रीवियस ईयर वाले सारे क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ। आई होप कि बाकी भी आपको पसंद आ रही हो, और अगर ये वीडियो भी आपको एंड में जाके पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा MCQ वाला इम्पॉर्टेंट MCQ वाला वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँ। तो ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करिए, और अगर आपको कोई नया लिखता है तो आप उसे कॉपी पेन से लेके बैठिए और लिख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द सेंटर सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक रिप्रेजेंट। देखो, अंडर 5 क्लिनिक में हमारे जो सेंटर वाला होता है वो कौन सा रिप्रेजेंट करता है? अंडर 5 क्लिनिक देखो ऐसे बनता है, ठीक है। इसका हमें सेंटर वाला पूछा गया है, ये वाला पार्ट हमसे पूछा गया है कि ये कौन सा होता है। तो हेल्थ एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन या फिर एडुकेट न्यूट्रिशन। सो अंडर 5 क्लिनिक में जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा फैमिली प्लानिंग। अंडर 5 क्लिनिक में क्या किया जाता है? इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। यहाँ पे आता है केयर इन इलनेस, केयर इन इलनेस, ठीक है, मॉनिटर केयर, और अंडर 5 वाले बच्चों में ये सब किया जाता है। और इस पार्ट में आता है हमारा प्रिवेंटिव केयर। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो उसको प्रिवेंट करना, ठीक है, उसको बचाना पहले। और अंदर में आता है फैमिली प्लानिंग, ताकि जब बच्चे को वो कंसीव करे तभी से बच्चा को या हो हेल्दी हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये लास्ट जो 3 सेक्शंस हैं इनको भी याद कर लो कि ऐसे है, बट हमसे सेंटर वाला पूछा था तो उसमें क्या है? फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड हार्ट वॉल्व इन RHD। अब RHD क्या है? रोमैटिक हार्ट डिसीज़। इसमें से मोस्ट कॉमनली जो हार्ट का वॉल्व है इफेक्ट होता है वो कौन सा है? आयोटिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, मिट्रल वॉल्व या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व। सो जो RSD है, रोमैटिक हार्ट डिसीज़ है, उसमें जो मिट्रल वॉल्व है सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। देखो RSD क्या होती है? किससे होती है? बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जब कहाँ हो जाता है? हमारे थ्रॉट में, उससे क्या होता है? रोमैटिक हार्ट डिसीज़ होती है, ठीक है। इसमें फीवर होता है, अर्थराइटिस होता है, और मिट्रल वॉल ही क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो है कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है उस वॉल पे ना। कहाँ पे होता है? इधर वाली साइड होता है ना वॉल्व। मिट्रल वॉल में जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट हो जाता है, उसके बिल्डअप हो जाता है, जिस वजह से वहाँ का वॉल जो है वो ख़राब हो जाता है। सो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मिट्रल वॉल्व है वो कॉमनली इफेक्ट होता है RHD में। नेक्स्ट है, A community health nurse should include which of the following when informing a client about home care services। एक community health nurse है, वो क्या सबसे ज़्यादा इंक्लूड करेगी जब वो होम केयर सर्विसेज के बारे में क्लाइंट को बताएगी? तो ऑप्शंस है हमारे पास। डिपेंडेंसी ऑन अ होम केयर नर्स विल डिपेंड, ठीक है। होम केयर विल कॉस्ट मोर देन स्टेइंग इन द हॉस्पिटल। देयर आर लिमिट्स टू एडवांस इन टेक्नोलॉजी, ग्रेटर एनाटॉमी एंड कंट्रोल ओवर सेल्फ केयर। देखो, जब हम किसी को होम केयर के बारे में बताते हैं तो हम उसे ये ज़रूर बोलेंगे देयर आर लिमिट्स टू एडवांस इन टेक्नोलॉजी। देखो, अगर होम केयर हम किसी की कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम वहीं पे कोई कार्डियक मॉनिटर लेके आ जाएंगे घर पे, ठीक है, या फिर हम वेंटिलेटर लेके आ जाएंगे, ठीक है। सो ऑलवेज जो होम केयर होती है उसमें लिमिट होती है एडवांस टेक्नोलॉजी में। होम केयर में कभी भी हम एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यूज़ नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एथिकल डायलेमा फेस्ड बाय अ नर्स। डायलेमा का मतलब क्या होती है? कश्मकश, कोई मतलब डाउट फील होता है उसमें, उसको थोड़ा सा लगता है मैं बताऊं कि ना बताऊं। क्या चीज़ नर्स इसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल होगा इसको बताने के लिए? डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू प्लेस अ क्लाइंट इन अ प्राइवेट रूम, क्लाइंट को प्राइवेट रूम में रखूँ कि नहीं। डिसाइडिंग द ऑर्डर इन विच स्टाफ नर्स वुड टेक देयर ब्रेक्स, डिसाइड करना कि स्टाफ नर्स किस हिसाब से ब्रेक लेंगी। डिसाइडर वेदर और नॉट टू आस्क अदर नर्स टू केयर फॉर अ वेरी कॉम्प्लेक्स पेशेंट, आस्क करना दूसरी क्लाइंट से कि वो कॉम्प्लेक्स पेशेंट का डिसाइड करे कि वो जाएगा, उसको केयर करेगी कि नहीं। या फिर डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू टेल अ क्लाइंट अबाउट द क्लाइंट्स डायग्नोज, या फिर क्लाइंट को
देखना कि उस क्लाइंट को उस चीज़ का डायग्नोस बताना है कि नहीं। सो ऑब्वियसली एक नर्स बहुत ज़्यादा एथिकल डायलेमा फेस करती है जब उसे क्लाइंट को उसका डायग्नोस बताना होता है, क्योंकि देखो क्लाइंट्स की फीलिंग हर्ट होती है, क्लाइंट बोलेगा नहीं नहीं, मुझे डिनाइल स्टेज पे आ जाएगा। तो एक डायलेमा फेस करती है स्टाफ नर्स जब वो किसी का डायग्नोस बताती है पेशेंट को। सो नेक्स्ट है, when counseling a pre-eclamptic about her diet, what should the nurse encourage the woman to do? जब हम किसी pre-eclamptic condition में एक मदर को डाइट का बताते हैं तो उसको हम क्या बताएंगे? प्री एक्लैम्प्टिक क्या है? हाइपरटेंशन की अगली स्टेज है। इसके बाद कौन सी हो जाती है? एक्लैम्प्शिया। तो उसको कहेंगे अवॉइड सिंपल शुगर, ईट अ वेल बैलेंस डाइट, रिस्ट्रिक्ट सोडियम इनटेक या फिर इंक्रीज इन टेक ऑफ फ्लूइड। सो देखो दो ऑप्शन इसके मोस्टली बच्चे कोई कहता है कि थर्ड है, सेकंड है, बट देखो प्री एक्लैम्प्टिक पेशेंट में हम ईट अ वेल बैलेंस डाइट के बारे में बोलेंगे। देखो अगर हम उसे ईट ए वेल बैलेंस डाइट बोलेंगे, इट मीन्स कि वो सोडियम अपने आप ही रिस्ट्रिक्ट करके लेगी, नॉर्मल सोडियम ही लेगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेगी, नॉर्मल ही लेगी, ठीक है, और उसको बाकी सब चीज़ें भी चाहिए। और मोस्टली प्री एक्लैम्प्शिया किस में होता है? प्रेग्नेंट वुमेन में। तो उसे हम वेल बैलेंस डाइट देते हैं ताकि बेबी को भी कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पे चलते हैं। The nurse will administer the medication to 9-month-old child. Which of the following method is appropriate? एक 9-month-old को medication वो administer कर रही है, तो इसमें से कौन सा method जो होगा वो appropriate होगा? Administer the medication with syringe under the tongue, mix the medication with the infant formula, allow the infant to drink by itself, या फिर hold the child upright and administer with the spoon. So देखो पहली बात तो सिरिंज में अंडर द टंग तो हमें देना ही नहीं है, ठीक है। हमें कौन सा सबलिंगुअल देनी है? इन्फेंट फार्मूला की भी कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर खुद तो वो छोटा बच्चा नहीं पी सकता तो हम उसको अपराइट पोजीशन में स्पून से पिलाएंगे ताकि उसमें एस्पिरेशन ना हो, और खुद पिलाएंगे, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन इज बिल्कुल राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। During enterography, the patient suddenly says, "I am feeling hot. What is the appropriate reply of nurse?" जब एक पेशेंट की आर्ट्रियोग्राफी हो रही है तो पेशेंट कह रहा है कि मुझे एकदम से हॉट लगने लग गया है, तो हम उसको अप्रोप्रिएट रिप्लाई क्यों देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, थिन और फ्लेक्सिबल जो ट्यूब है हम आर्टरी के अंदर डालते हैं, एक थिन सी पतली सी फ्लेक्सिबल ट्यूब हम आर्टरी के अंदर डालते हैं, मोस्टली फीमोरल आर्टरी यूज़ करते हैं हम। तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट डाई डालते हैं, ठीक है, जो डाई होती है वो डालते हैं देखने के लिए कि ब्लॉकेज तो नहीं है। तो वो पेशेंट कहेगा कि मुझे हॉट फील हो रहा है, तो अप्रोप्रिएट नर्स का रिप्लाई क्या होगा? आई विल चेक द रूम टेम्परेचर, यू हैव एन एलर्जिक रिएक्शन, आई विल एडमिनिस्टर बैंड्रिल, द हीट इंडिकेट्स दैट द क्लॉट इन द आर्टरी गेटिंग डिजॉल्व्ड, या फिर दैट फीलिंग ऑफ वार्मथ इज नॉर्मल, व्हेन द डाई इज इंजेक्टेड इट विल सबसाइड इन 20 मिनट्स। सो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे कि जो ये फीलिंग है ये नॉर्मल होती है, क्योंकि डाई इंसर्ट करते हैं तो उस पेशेंट को थोड़ा सा हॉट फील होता ही है, वो खुद ब खुद 30 to 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर क्या हो जाती है, सबसाइड हो जाती है। एंटीरियोग्राफी क्या, आर्ट्रियोग्राफी क्या होती है, एक थिन और फ्लेक्सिबल सी ट्यूब हम आर्टरी के अंदर इंसर्ट करते हैं इन द लेग, जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट डाई डालते हैं ब्लॉकेज चेक करने के लिए, ठीक है, और नैरोइंग ऑफ द वेसल भी चेक करने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नर्स रिसीव द रिपोर्ट ऑफ 4 पेशेंट इन द एमरजेंसी डिपार्टमेंट whom शी विल ट्रीट फर्स्ट। नर्स को 4 रिपोर्ट्स मिलती हैं पेशेंट्स की एमरजेंसी डिपार्टमेंट में। सबसे पहले वो किसको ट्रीट करेगी? A patient with cherry red skin waiting for 15 minutes, a patient vomiting after heroin overdose, a patient with a blood pressure 180/76, asthma patient receiving treatment of respiratory therapy. सो देखो इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ हीरोइन ओवरडोज। अगर किसी को हेरोइन दैट इज़ ऑपोइड ओवरडोज हो चुका है और वॉमिट कर रहा है तो उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, इसीलिए हम उस पेशेंट को पहले देखेंगे। चेरी रेड कलर है, 15 मिनट से वेट कर सकता है, और ठीक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा स्टेबल कर सकता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी थेरेपी उसको ऑलरेडी चल रही है, अस्थमा वाले पेशेंट को तो नीड नहीं है। फिलहाल हम हीरोइन ओवरडोज वाले को देखेंगे क्योंकि ऑपोइड टॉक्सिसिटी डेथ भी करा सकती है, और इसका मेन साइन क्या होता है, पिन पॉइंटेड प्यूपिल, ठीक है, जो प्यूपिल्स हैं वो पिन पॉइंटेड देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है, व्हाट इज द साइन ऑफ ऑपोइड टॉक्सिसिटी, दैट इज पिन पॉइंटेड प्यूपिल। तो नेक्स्ट है, the doctor ordered ondansetron 8 mg per oral
ट्वाइस अ डे। एक डॉक्टर ने ऑन्डास्टेरॉन पेशेंट को एडवाइस की है 8 mg ट्वाइस डे लेनी है। द फार्मेसी सेंट 10 ml बॉटल लेबल्ड विथ 4 mg पर स्पून। तो उसने फार्मेसी वालों ने 10 ml की बॉटल भेजी है जिसमें 4 mg लिखा हुआ है टेबल स्पून। हाउ मेनी ml शुड बी गिवन फॉर ईच डोज। ईच डोज में कितना, ईच सिंगल में पूछा है, 2 बार देनी है दिन में, ईच डोज पूछा है, ठीक है। तो एक का बताना है हमें। तो 2 ml, 8 ml, 5 ml, 10 ml। तो क्या लगाएंगे, कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था डिज़ायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज, ठीक है। डिज़ायर कितनी है हमारे पास 8 mg और अवेलेबल कितनी है हमारे पास इस टाइम 4 mg, और कितने ml की बॉटल भेजी है 10 की, तो कितनी आ गई 2। सो कितना आ गया 20 ml। इट मीन्स 10 ml हम सुबह देंगे और 10 ml हम शाम को देंगे ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the follow arterial blood gas value is consist with metabolic acidosis। इसमें से कौन सी वैल्यू है जो metabolic acidosis दिखा रही है। pH 7.35, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 48 mm of Hg, बाइकार्बोनेट आयंस जो है 60 माइक्रो इक्वलेंट पर लीटर है, या फिर SpO2 90% है। तो देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है मतलब एसिडिक लेवल ज़्यादा है। तो देखो पीएच तो नॉर्मल दिख रही है हमें, ठीक है। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस सिस्टम में यूज़ होता है, रेस्पिरेटरी में। इसको हम मेटाबॉलिक में यूज़ नहीं करते। SpO2 भी हमारी नॉर्मल है फ़िलहाल के लिए। बट जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये क्या दिखा रहे हैं, हमको कम दिखा रहे हैं। नॉर्मल वैल्यू कौन सी होती है इसकी 21 से 27 माइक्रो इक्वलेंट पर लीटर। सो जो बाइकार्बोनेट की वैल्यू है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिखा रही है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। आफ्टर 48 आवर सक्सेसफुली फ्लूइड रिससिटेशन ऑफ बर्न पेशेंट कैन बी इवेल्युएट बाय। अगर 48 आवर्स के बाद फ्लूइड रिससिटेशन हुई है बर्न पेशेंट की तो वो हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, वेट से, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी से, यूरिन आउटपुट से, या फिर पेरिफेरल परफ्यूजन से। तो हम किससे, यूरिन आउटपुट से। अगर फ्लूइड अच्छी तरह से रिससिटेट हो चुका है, उसकी रिससिटेशन प्रॉपरली हो चुकी है, तो जो यूरिन आउटपुट है वो प्रॉपर नॉर्मल आएगी, ठीक है। तो यूरिन आउटपुट से हम एवेलुएट कर सकते हैं 48 आवर्स के बाद कि जो बर्न विक्टिम था उसकी फ्लूइड रिससिटेशन जो है प्रॉपर हो चुकी है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना, और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है जो कि BF में बहुत बार आता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो कल भी ऐसे ही 3 बजे वीडियो आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, वर्क हार्ड।